पहले हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का मॉडल सेट का प्रश्न जो भी है उसका सल्यूशन का वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट मैथ है यानी कि गणित, उसका मॉडल सेट 1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको फुली सल्यूशन के साथ मैं आज अब इस वीडियो में बताऊँगा, जिसमें कि आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट, जो कि आपका 40 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है उस सारा क्वेश्चन को मैं सल्यूशन के साथ आज आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, एक भी क्वेश्चन अलग से ना आए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में कि प्रश्न संख्या 1 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें जो है कि आपको परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या इसमें 3 है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 के नीचे 1 छिपा हुआ होता है, यानी कि 3/1 हो जाएगा। ए परिमेय संख्या है, जबकि ए आपका बी परिमेय संख्या नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आप इसमें ऑप्शन ए को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि 0 किस प्रकार की संख्या है, यानी कि 0 जो है कि किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें 0 जो है कि परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। आप ऑप्शन डी को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है वह क्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। प्रश्न संख्या 5 है कि 3/4 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए इसका सल्यूशन यहाँ पे है। इसमें बताना है आपको कि 3 तथा 4 के बीच में निम्न परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या, यानी कि 3 तथा 4 के बीच के परिमेय संख्या को बताना है। ऑप्शन यहाँ आपको 4 ठे दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पे सल्यूशन मैं कर दिया हूँ। इसको अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना कॉपी में लिख लेंगे और लिख के पूरा तैयारी रखेंगे, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कि दिया हुआ है 3 और 4 के बीच निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 3 तथा 4 के बीच में परिमेय संख्या, तो 3 देखिए है, तो 3 के नीचे 1 छिपा हुआ होता है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बटा के रूप में होता है। तो 1 नीचे छिपा हुआ होता है, तो हम लोग 1 नीचे लिख देंगे और लिखने के बाद ऊपर में 3 है तो 3 से ऊपर में गुना और 3 से नीचे में गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 9/3। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 4 के बीच निकालना है, तो 4 को लिखेंगे और नीचे 1 छिपा हुआ रहता है उसको दिखा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जब इसमें हम लोग 3 से गुना किए थे तो इसमें भी 3/3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 12/3। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि 9/3 और 12/3 के बीच में कौन कौन सा परिमेय संख्या आता है। तो 10/3, 11/3 ये दोनों आता है, यानी कि 9/3 के बाद 10/3 और 12/3 से पहले 11/3, यानी कि 2 ठे परिमेय संख्या आता है। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वह आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें से ऑप्शन आपका बी है, यानी कि 10/3 दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो गया 10/3, यानी कि बी को आप टिक कर लेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न संख्या 6 में बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि यदि 64 के पावर में x बराबर 8 तो x बराबर वाट, यानी कि x का मान निकालें। तो 64 के पावर में x है बराबर में 8, ठीक है, तो x का मान निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 64 को तोड़ेंगे 8 के स्क्वायर में, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 8 गुना 8 करेंगे तो 64 होता है 64। तो इसके पावर में तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बराबर में 8 है तो बराबर में 8 लिख देंगे, और जो x है ये आपका बाहर में ऊपर में पावर में ही हो जाएगा। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि देखिए इसमें जो है कि इसका पावर 2x है, 8 के पावर 2x है, और इसका 8 के पावर के 1 पावर में छुपा हुआ है, जो कि पावर में कितना छिपा हुआ है 8 केवल लिखा होता है तो 1 पावर में छिपा होता है।
तो एक इसमें छिपा हुआ है। अब दोनों केवल अगर नीचे बेस सेम रहता है, ये देखिए नीचे 8 है इसका बेस, इसका भी बेस 8 है, तो पावर हम लोग केवल देखेंगे। तो पावर देखेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो x का मान निकालना है, तो 1 इधर पहले से है और 2 यहाँ पे गुना में है x के साथ, तो इधर बट्टा में आ जाएगा यानी कि भागा में आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर हो गया 1/2। तो आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, 1/2। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से और अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो इसमें देखिए एक चर वाला बहुपद ऑप्शन बी है, यानी कि इसमें चर कहने का मतलब है कि x y z को चर कहा जाता है। तो इसमें से एक चर यानी कि एक ही कोई होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या तो y होना चाहिए और नहीं तो z होना चाहिए, तीनों में से एक होना चाहिए। तो तीनों में से एक देखिए इसमें आपको केवल ऑप्शन बी में ही मिल जाएगा, जो कि इसका चर x है। तो ए आपका एक चर वाला बहुपद है, तो आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है। इसमें बोला जा रहा है कि बहुपद का 2x + 6 का शून्यक है। इसका शून्यक बताना है आपको। तो देखिए यही समीकरण दिया हुआ है, 2x + 6 यानी कि 2x + 6 = 0। हम लोग शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर -6 हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 2x बराबर -6 हो गया। अब क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, तो -6 पहले से है। अब ये 2 गुना में है तो आपका इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा तो 2 आज नीचे आ जाएगा और ए कटेगा तो बचेगा -3, यानी कि ऊपर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा, और 2 से 6 3 बार में कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि -3 इसका आंसर आ गया। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर कौन हो गया, तो प्रश्न संख्या 8 का सही ऑप्शन बी हो गया, जो कि -3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो सॉल्यूशन है और अपना कॉपी में लिख लेंगे और तैयारी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इसी तरह से मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और क्लास 9 के तैयारी के बाद मैं आपको क्लास 10 का भी तैयारी करवाऊँगा, जो कि पूरा नोट्स बनवाने के साथ तैयारी करवाऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि बहुपद x के पावर 4 और 3x के पावर में 2 - 5 का घात है, यानी कि इसमें जो है कि आपका घात बताना है। तो घात इसमें देखिए सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो घात का मतलब है कि ऊपर में पावर में कितना है। तो x के पावर में है 4 और एक ठे -3 के x के पावर में है 2 और 5 के पावर में कुछ नहीं है। तो यानी कि इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा है 4, तो इसमें अधिकतम संख्या 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 10 है। यदि px बराबर x - 1 तो p0 का मान है। इसमें p0 का मान बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, px बराबर x - 1, यानी कि px बराबर x - 1 यहाँ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को बोला है कि p0 का मान निकालें, यानी कि p0 का, यहाँ px है तो p0 का मान निकालना है, यानी कि x के जगह पर क्या हो जाएगा 0। तो जहाँ x के जगह पर 0 हुआ तो सब जगह x के जगह पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x है तो x के जगह पर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 में से घटाएंगे -1 को तो -1 ही आंसर बचेगा, यानी कि p0 बराबर -1 हो गया। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन सी को सही कर लेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11। इसमें बोला जा रहा है कि 2x के पावर में 3 -5x के पावर में 2 -x + 3 में x² का गुणांक है। इसका देखिए आपको गुणांक बताना है।
किसका गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ -5 एक्स स्क्वायर है, यानी कि -5 एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, यानी कि गुना में कितना है, तो गुना में देखिए आपका -5 है, तो इसका आपका सही आंसर -5 हो जाएगा। आप इसमें -5 को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या आपका 12 है, यदि किसी बहुपद px बराबर x के पावर में 31 जोड़ 1 यानी कि को x - 1 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इसमें जो है कि x - 1 से इस समीकरण को विभाजित करना है। तो देखिए विभाजित जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, px के बराबर जो है कि 31 + 1 दिया हुआ है, 31 के पावर में x के पावर में 31 और फिर प्लस में 1 दिया हुआ है, तो px बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है एक यहाँ p1 ले लेंगे, यानी कि x के जगह पर हम लोग 1 ले लेंगे, और इसका 31 पावर में दिया हुआ है ये है, तो जब एक को हम लोग 1 के पावर 31 लिखेंगे, यानी कि 1 को हम लोग 31 बार गुना करेंगे, 31 बार, तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी कि px बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका समीकरण कौन सा सही, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। फिर देखिए प्रश्न संख्या 13 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। इसमें से जो बताना है आपको कि कौन सा बहुपद जो है कि द्विपद है, यानी कि 2 पद में है, तो 2 पद में यानी कि या तो जुटना चाहिए या तो घटना चाहिए, तब उसका पद बनता है। तो देखिए इसमें कौन सा द्विपद है, तो 5x स्क्वायर - 9x जो है कि आपका द्विपद है, यानी कि एक पद आपका यहाँ हो गया और एक पद यहाँ हो गया, बीच में ये माइनस में है, -9x एक पद हुआ, और 5x स्क्वायर जो है कि एक पद हो गया, यानी कि एक पद और एक पद 2 पद हो गया। तो यानी कि ऑप्शन सी सही है और बाकी कोई नहीं सही है, ऑप्शन सी ही केवल सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 14 है, 14 में देखिए बोला गया है कि x² - 9 + 14 का गुणनखंड है, इसमें आपको गुणनखंड बताना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड आपका निकल जाएगा x² - 9x + 14 का निकालना है आपको। तो इसमें जो है कि 14 लिख देंगे, अब लास्ट वाला से हम लोग गुना करेंगे 14 से, यहाँ पे इसका x² में 1 छिपा हुआ है तो 1 में, यानी कि 14 से वो जब हम लोग 1 में गुना करेंगे यहाँ से यहाँ, तो आपका 14 हो जाएगा। तो 14 को हम लोग तोड़ेंगे 2 × 14, यानी कि 2 से 7 बार में तोड़ देंगे, 2 × 14, तो 14 के जगह पर अब देखिए हम लोग यहाँ 9 जो है कि इसको 2 और 7 को जोड़ने से आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग माइनस में और इसको भी माइनस में जब रखेंगे, माइनस में दोनों जोड़ेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें x² और इसको तोड़ दिए हैं, 9x को तोड़ दिए हैं यहाँ पे -2 और -7x में, प्लस 14 लिख देंगे। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे कैसे, दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है, तो x, तो x बाहर आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अंदर में यहाँ पे x² है, यानी कि एक x यहाँ पे बच गया। उसके बाद जो है कि इसमें से x निकल गया तो 2 केवल बच गया, तो 2 लिख देंगे। अब ये दोनों में जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों में देखिए आपका कॉमन क्या आएगा, तो इसमें 7 है, इसमें 14 है, तो 7 कॉमन हो जाएगा। आप 7 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद अंदर में क्या बच जाएगा, इसमें से x बच जाएगा और 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। अब देखिए दोनों में से अब क्या करते हैं, एक ठे बाहर वाला एक ठे अंदर वाला लिखते हैं। तो बाहर में आपका x है और -7 है, तो इसको एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ देखिए लिख दिए हैं, और जो अंदर में है उसको एक साथ लिख दिए हैं। दोनों में 2 ठे अंदर में है तो दोनों एक ही चीज़ है, तो एक ठे लिखते हैं, तो लिख दिए हैं। उसके बाद ये आपका गुणनखंड बन के तैयार हो गया। इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 15 है कि आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें पहले चित्र दिया हुआ है, उसके बाद आपको आंसर बताना है। पूछ रहा है इसमें कि 15 में
कि बिंदु बी का निर्देशांक है, तो बिंदु बी देखिए आपका यहाँ पे है बिंदु बी। अब इसका निर्देशांक कहाँ है, तो एक ठे है वाई में है आपका 2 और एक्स में कितना है, तो एक्स में है -5, यानी कि -x पहले x का लिखाता है तो और उसके बाद y का लिखाता है। अब देखिए x में कितना है, तो x में है आपका -5 यहाँ पे, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और y में है 2 तो y में 2 हो जाएगा, यानी कि -5,2 हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो -3 और -5 कहाँ है, तो -3 और -5 जो है आपका ई पर है, यानी कि एक्स में देखिए -3 और -5 बताना है, तो एक्स पहला वाला होता है, दूसरा वाला वाई, तो एक्स में -3 कहाँ है, तो एक्स लाइन आपका ए वाला है, इसी लाइन पर -3 होना चाहिए, तो माइनस में 3 देखिए यहाँ पे है और वाई में -5 कहाँ पे है, -5, तो वाई में देखिए वाई लाइन है ए वाला और माइनस में नीचे आता है तो -5 देखिए यहाँ पे है, तो इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो यानी कि कौन सा कोण यहाँ पे बन रहा है, क्या है बिंदु आपका ई है, यानी कि ई बिंदु आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि डी का भुज है, यानी कि इसमें आपको भुज बताना है, भुज और कोटि होता है तो भुज बताना है, तो डी देखिए आपका यहाँ पे है, यहाँ पे डी है, तो इसका भुज बताना है, तो भुज किसको कहते हैं, तो भुज देखिए किसको कहते हैं, एक्स और वाई जब हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई के रूप में, तो एक्स इधर वाला को कहते हैं भुज, इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि, यानी कि दूसरा नंबर पर जो हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं कोटि और इसको फर्स्ट वाला के कहते हैं भुज। यानी कि मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है 5,2, तो इसमें भुज कौन सा हुआ, तो भुज हो गया 5 और कोटि हो गया 2, तो ऐसे ही पहचानते हैं। तो इसमें देखिए आपका एक्स में कौन आ रहा है, तो एक्स में आपका 6 आ रहा है यहाँ डी का, तो ये 6 जो है कि आपका भुज है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 18 इसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच की कोटि -3 होगा, आप मिला लेंगे। दूसरा वाला मान लीजिए कि 2,3 हम लोग लिखेंगे, तो पहला वाला को एक्स कहते हैं और दूसरा वाला वाई रहता है, वाई के जगह पर लिखते हैं, तो पहला एक्स जो रहता है एक्स को कहते हैं भुज और दूसरा वाला को कहते हैं कोटि, दूसरा वाला को कोटि, तो कोटि के जगह पर जो होगा उसी को कहेंगे। तो इसमें देखिए आपका कोटि का जब आप निकालेंगे तो -3 आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है बिंदु एम का निर्देशांक, तो बिंदु एम का आप जब निर्देशांक उसमें देखेंगे, चित्र में देख लीजिएगा, तो बिंदु एम का निर्देशांक आपका -3,0 आएगा, तो -3,0 इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष मान लीजिए कि एक्स वाई अक्ष होता है ऊपर में, वाई और वाई डैश होता है और नीचे एक्स अक्ष होता है ए वाला, तो एक्स डैश हम लोग लिखते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, जो यहाँ पे कटा बीच में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु, तो आप इसमें ऑप्शन डी को सही कर लेंगे, मूल बिंदु। फिर प्रश्न संख्या 21 है, इसमें देखिए 21 में क्या पूछा जा रहा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह से मैं सल्यूशन आपके लिए लेकर आता रहूँगा, एकदम नए सल्यूशन लाऊंगा और क्लास 10 में तो आपको मैं अच्छी तरह से तैयारी करवाऊँगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y के का हल है तो k का मान है, तो इसमें आपको k का मान बताना है और यहाँ पे दिया हुआ है 2,0, यानी कि फर्स्ट वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट वाला को कहते हैं x और दूसरा वाला को y, यानी कि ये जो समीकरण आपको दिख रहा है इसमें x 2 है और y जो है कि 0 है, तो आप x के जगह पर 2 रखेंगे और y के जगह पर 0 और बीच बीच में आपका दोनों में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। आप इसको जब हल करेंगे यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस और 3 × 0 हो जाएगा। आप इसको जब हल करेंगे तो आपका k = 4 आंसर आ जाएगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन
ए यानी कि 4, इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप देखिए आपका प्रश्न संख्या 22 है। इसमें पूछा जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। इसी के फॉर्म में जो है कि रैखिक समीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 24 है कि x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो इसमें जो है कि आपका x प्लस वाई बराबर 7 का हल है। जब आप इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे हल करना है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हल हम लोग कैसे करेंगे। तो x बराबर बोला है 5, y बराबर 2 और समीकरण x प्लस वाई में जब बराबर 7 में हम लोग रख के हल करेंगे। x बराबर 5 है तो x के जगह पर 5 प्लस y के मान 2 है तो 2 रखेंगे बराबर 7, यानी कि 7 बराबर 7 आ गया तो आपका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है। जबकि x का मान 5 और y का मान 2 अगर 3 ठे ऑप्शन में हम लोग रख के बनाएंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ए आपका गलत है। जबकि इसमें सही आ गया तो ए सही है। तो 3 ठे आपका ऑप्शन गलत है जबकि सी सही है। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। तो यहाँ पे देखिए आपका हल बनाया हुआ है। इसी तरह से जब आप 3,0 दिया हुआ है, 3,0 ये आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसमें जब आप रख के हल करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि पहला वाला को x मान लेना है और दूसरा वाला को y, यानी कि यही होता है x y होता है। तो आप जब इस समीकरण में रखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 12 वाला समीकरण में, इसमें तो x के जगह पर आपका 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे और y के जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें आपका सही ऑप्शन हो गया बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आपका प्रश्न संख्या 26 है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि बिंदु 2,3 x प्लस वाई बराबर k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k बराबर कितना होगा। तो इसमें k का मान निकलना है। तो आप देखिए 2,3 दिया हुआ है, यानी कि x के जगह पर 2 है, y के जगह पर 3। अब देखिए समीकरण यहाँ पे आपको बताया हुआ है x प्लस वाई बराबर में k। तो इस समीकरण पर आप रख के बनाएंगे तो इसमें जो है कि आपका सही आंसर आ जाएगा 5, यानी कि इसमें आपका सही आंसर 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। प्रश्न संख्या 27 है कि रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख एक x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसमें जो है कि आलेख बताना है कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जबकि यहाँ पे समीकरण आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपका सही कैसे इसका सल्यूशन होगा। इसमें जब आपको समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में जब आप ऑप्शन सी को रखेंगे 3,0 को 3,0 रख के और फिर 3,0 को रख के और फिर ये देखिए 3,0 है, यानी कि क्या है x के जगह पर आपका 3 है, y के जगह पर 0 है। तो इसमें जब आप x के जगह पर 3 और y के जगह में 0 रख के हल करेंगे तो ये आपका सही आंसर 12 बराबर 12 आएगा, यानी कि इसमें आपका सही ऑप्शन हो गया सी। इसमें सी ऑप्शन रखने पर ये 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ठे, लेकिन सी ऑप्शन ही आपका काम करेगा, यानी कि सी ऑप्शन से ही आपका बराबर आएगा, इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। जबकि ये तीनों ऑप्शन को रखेंगे तो गलत आएगा, बराबर नहीं आएगा, दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, तो तीनों गलत हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, यानी कि सी आपका सही आंसर है। फिर प्रश्न संख्या 28 है। इसमें पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। इसमें आपको 60 डिग्री के पूरक कोण के मान बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री से कम के कोण को पूरक कोण कहते हैं।
ठीक है। तो 90 डिग्री के कोण से कम के कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम यानी कि इस 60 डिग्री है तो 60 घटा देंगे, कम हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 30 यानी कि 30 डिग्री इसमें सही आंसर हो गया। तो आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। 60 डिग्री का पूरक कोण का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आपका देखिए प्रश्न संख्या 29 है। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है। तो उसको कहते हैं अधिक कोण, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 30 है। इसमें पूछा जा रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो, यानी कि पूरक कोण के कोण मान से भी 30 डिग्री अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 50 डिग्री। आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 31 है। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री तो कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आप जानते हैं वो जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बराबर लिखेंगे 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण सी ओ ई निकालना है। तो सी ओ ई बराबर में 180 डिग्री माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपका दो ठे कोण का योग दिया हुआ है, यानी कि दो कोण का योग यहाँ पे दिया हुआ है। ए ओ सी और बी ओ ई जोड़ करके आता है दो ठे कोण 70 डिग्री। तो 70 डिग्री दो ठे कोण हो गया। अब एक ठे निकालना ही है। तो 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 32 है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है तो x प्लस वाई का मान होगा। कि x प्लस वाई का मान क्या होगा इसको बताना है। तो देखिए ए बी समांतर सी डी है तो x प्लस वाई बराबर वाट। तो इसमें जब हम लोग सल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई ले लेंगे और x में देखिए कोण आपका कितना है। तो x का आपका कोण बन रहा है 130 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जब आपका 130 डिग्री है तो यहाँ पे भी 130 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 130 डिग्री। और y का कोण कितना है, तो y का देखिए यहाँ पे नहीं है y का दिया हुआ। तो यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी 130 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 130 है तो 130 इधर का भी होगा। तो 130 ले लेंगे और 130 और 130 260 हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है। इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। 34 में है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण होते हैं। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण होता है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 36 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांगसमता की एक कसौटी नहीं है। तो इसमें आपका ए जो है कि ए आपका गलत दिया हुआ है, जो कि सर्वांगसमता गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। जबकि एस दर्शाता है, ए दर्शाता है, एस दर्शाता है। जबकि इसमें आपका जो ऑप्शन सी है ए कभी नहीं हम लोग लिखते हैं, ए नहीं दर्शाता है, इसीलिए ए इसको टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 37 है। इसमें पूछा जा रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार का सर्वांगसम होंगे? तो ASA हो जाएंगे, यानी कि एंगल साइड एंगल होंगे। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है। इसमें पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि यानी कि बराबर वाला तो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 60 60 तीन गो कोण बनता है 60 60 डिग्री का, और 60 60 तीन गो कोण बन जाता है तो टोटल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का कोण अंदर का टोटल 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 39 है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम होते हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज जो है किस तरह से सर्वांगसम होंगे? तो वे आपका सर्वांगसम होंगे साइड 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 से, यानी कि तीनों का साइड जो है कि बराबर होगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 40 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसम है? तो इसमें आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि RHS नियम से सर्वांगसम है। इस वीडियो में मैंने आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि आपका मॉडल सेट 1 मैथ का था। तो आपका एग्ज़ाम होने के बाद मैं आंसर की का वीडियो बना दूंगा, आंसर की, जिससे कि आप क्या करेंगे कि अपने घर से ही चेक कर सकते हैं कि कितना आंसर गलत हुआ और कितना सही आपका एग्ज़ाम में हुआ है। मेरा वीडियो को देख करके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके और आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आपका जो क्लास 9 का एग्ज़ाम है, उस क्लास 9 का एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं क्लास 10 का भी तैयारी करवाऊंगा और पूरा नोट्स बनवाने के साथ मैं तैयारी करवाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।